हेलो एंड वेलकम टू स्टडी जोन। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हम फ्रेंड्स आज आर्टिकल 12 और 13 पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। अगर बात करें मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार की बात करें फ्रेंड्स, तो मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बनता है संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो अगर एग्जाम में ऑप्शन आता है भाग 3, तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आर्टिकल 12 से 35 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये सारी बातें एक ही हैं, सेम ही है, क्योंकि भाग 3 में ही भाग 3 में ही फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार है, वही संविधान का मैग्ना कार्टा है। आर्टिकल 12 से 35 में ही मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं, वही संविधान का मैग्ना कार्टा है। अगर मैग्ना कार्टा की बात करें हम, तो फ्रेंड्स मैग्ना कार्टा ये जो वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। फ्रेंच लैंग्वेज का ये वर्ड है। और अगर मैग्ना कार्टा की बात करें तो सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा का उपयोग अगर कहीं हुआ है तो ब्रिटेन में सर्वप्रथम मैग्ना कार्टा का उपयोग हुआ था। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है फ्रेंड्स अधिकार पत्र। अधिकार पत्र मीन्स अधिकार पत्र यानी कि ब्रिटेन। अगर क्वेश्चन बनता है मैग्ना कार्टा का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ। अगर मैग्ना कार्टा पूछा जाता है वर्ड किस लैंग्वेज का है, तो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है। अगर क्वेश्चन बनता है संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स संविधान में मूल अधिकार को पढ़ने से पहले फ्रेंड्स कुछ बातों को इम्पोर्टेंट, मूल अधिकार एक्चुअल में है क्या। मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति को फ्रेंड्स जीने के लिए नेचुरल उसको कुछ नैसर्गिक अधिकार दिए गए हैं जिनके बिना किसी व्यक्ति का जीवन अधूरा है। तो इस तरह के अधिकार को इस प्रकार के अधिकार को फ्रेंड्स मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। मौलिक अधिकार को ना तो गवर्नमेंट हमसे छीन सकती है, ना ही पब्लिक हमसे छीन सकती है। तो इस तरह के अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अति आवश्यक हैं, तो ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकार क्या नेचुरल हैं, नैसर्गिक हैं? जी हाँ, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, तो इसलिए मौलिक अधिकार नैसर्गिक हैं। दूसरी बात आती है निलंबन। क्या मौलिक अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, एक्चुअल में होता क्या है, विशेष परिस्थितियों में कभी भी आपातकाल जैसी कोई स्थिति आ जाए तो ऐसी कंडीशंस में मौलिक अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है। कुछ मौलिक अधिकारों को घटाकर कम कर दिया जाता है, कुछ मौलिक अधिकारों को छीन लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों का अगर निलंबन की हम बात करें तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन निलंबित करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में आर्टिकल 20 और 21 इसको हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 20 और 21 में क्या है, तो आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी फ्रेंड्स खत्म नहीं किया जाता है, इनको निलंबित नहीं किया जाता है। अगर बात करें क्या प्रतिबंधित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को, तो मौलिक अधिकारों को फ्रेंड्स प्रतिबंधित भी किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ऐसे मौलिक अधिकारों को जो दाग है संविधान पर, या मतलब एक तरह से बहुत ही खतरनाक है, लोगों के जीने के लिए ठीक नहीं है। तो अगर कोई मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा खतरनाक है, संविधान पर धब्बा है, समाज के लिए धब्बा है, तो ऐसी कंडीशन में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित यानी कि टोटली एक तरह से बैन किया जा सकता है, लेकिन टोटली खत्म करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति संसद के पास है, निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अगर संसद के पास किसी भी मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने की शक्ति है तो मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों को खत्म कर दे। मौलिक अधिकारों को अगर खत्म कर दे तो सिर्फ और सिर्फ संसद को ये अधिकार है कि वो कोई मौलिक अधिकार समाज पर धब्बा है, खराब है, तो सिर्फ उसको खत्म करे। अच्छे मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है। मौलिक अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बनाया गया है। हमें यह अधिकार है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं।
इसका वर्णन है आर्टिकल 32 में हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हम पढ़ते हैं, जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो फ्रेंड्स संविधान का रक्षक भी है। क्या मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं, इन्फोर्सेबल हैं क्या मौलिक अधिकार? तो मौलिक अधिकार इन्फोर्सेबल भी हैं, परिवर्तनीय भी हैं। फ्रेंड्स मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। अगर किसी के मौलिक अधिकार को छीना जाता है तो उस व्यक्ति को अधिकार है वो इन्फोर्स कर सकता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स कर सकता है। अगर गवर्नमेंट किसी के मौलिक अधिकार को छीनती है तो हमें यह अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करें गवर्नमेंट को कि भाई उसका मौलिक अधिकार है, उसे मिलना चाहिए और उसका मौलिक अधिकार उसे मिलेगा ही। तो इसलिए मौलिक अधिकार परिवर्तनीय भी हैं, इन्फोर्सेबल भी हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आर्टिकल 14 से लेके 35 तक हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ आर्टिकल 12 और 13 पढ़ेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 12 और 13, इसको ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है फ्रेंड्स? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की परिभाषा। फ्रेंड्स आर्टिकल 12 में हमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बताता है हमें आर्टिकल 12। यहाँ पर इस वर्ड को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। स्टेट मीन्स राज्य। यहाँ पर राज्य क्या है एक्चुअल में? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। यहाँ पर फ्रेंड्स राज्य किसी एक विशेष राज्य की बात नहीं की गई है। यहाँ गुजरात, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ऐसा कोई एक विशेष राज्य नहीं है यहाँ राज्य। इस टर्म को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ फ्रेंड्स राज्य यानी कि स्टेट क्या होगा इधर? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटीज। फ्रेंड्स जितनी भी अथॉरिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटीज हो या कोई भी प्राइवेट बॉडीज हो, जितनी भी अथॉरिटीज हैं फ्रेंड्स, जो भी अपने लिए नियम कानून खुद स्वयं बनाती हैं, वो सब कुछ राज्य यानी कि स्टेट के अंतर्गत आएगा। इसमें यही है फ्रेंड्स डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की परिभाषा। राज्य में वो सारी चीज़ें आएंगी जो अपने लिए नियम कानून खुद बनाती हैं, वो सारी अथॉरिटीज राज्य के अंतर्गत आती हैं। और फ्रेंड्स आर्टिकल 12 में कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, मीन्स ये सारी अथॉरिटीज जो राज्य के अंतर्गत आती हैं, स्टेट के अंतर्गत आती हैं, जो वो कभी भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो कोई भी राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो। हाँ, समाज सही दिशा में चले, नियम कानून डिसिप्लिन बना रहे, इसके लिए कुछ कानून बना सकता है, लेकिन उससे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए किसी का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात अगर हम करें तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अगर कोई कानून ना बनाए, जैसे कि किसी को रोके, कोई बोले कि हमारा तो अधिकार है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसे ही डायरेक्ट तार डाल के बिल ना भरे, बोले कि हमारा तो अधिकार है, हमारे यहाँ से तार निकल रहे हैं, हम डायरेक्ट तार डाल के अपनी बिजली चलाएंगे, तो ये अधिकार है, उस पर एक्शन लिया जाएगा इसके खिलाफ, क्योंकि नियम कानून बने हुए हैं। अगर ये नियम कानून खत्म कर दिए जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक्चुअल में नुकसान हो जाएगा, तो इसको फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल एयरपोर्ट अथॉरिटीज के अंतर्गत फ्रेंड्स क्या आता है? जैसे कि कहीं भी कोई एयरपोर्ट बनाना है तो एयरपोर्ट के लिए फ्रेंड्स 2 किलोमीटर की जगह किसी ने कुछ अधिग्रहण कर ली गई है, और फ्रेंड्स दूसरी जगह मान के चलो किसी की कोई झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी आ जाती है, तो उधर उसकी झोपड़ी बनी हुई है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज इतना सारा पैसा खर्च करके उधर से हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह निकलनी है, और कोई इंसान झोपड़ी बनाकर उधर रह रहा है, तो एक तरह से उसकी झोपड़ी उधर से हटवाई जाएगी, और ये मतलब एक तरह से मौलिक अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा कि हमारा तो अधिकार है भाई, हमारी जगह है तो हम उस जगह पर झोपड़ी बनाएं, अपना मकान रखें, कुछ भी करें, तो एक्चुअल में ये अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। उधर से अगर आपको हटना है तो हटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ये उसके नियम कानून है कि इतने मीटर के दायरे में कोई भी घर है वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। अगर किसी की जगह है तो उसको भी अधिग्रहित कर लिया जाएगा और कहीं दूसरी जगह उसको दूसरी जगह दे दी जाएगी। तो ये फ्रेंड्स अभी तो ये संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत भी आ जाएगा, और इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसको मैंने बताया हुआ है, ये सब संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसको हम संपत्ति का अधिकार जब आर्टिकल 31 पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये फ्रेंड्स आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो। ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन हो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा राज्य। बस भले ही नियम कानून बनाएगा जिससे कि समाज को सही दिशा मिल सके, अनुशासन व्यवस्था बनी रहे, इसलिए नियम बना सकता है।
अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो फ्रेंड्स आर्टिकल 13 में अल्पीकरण के बारे में कहा गया है। अल्पीकरण का मतलब होता है हमें हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो सिर्फ तब तक ठीक है जब तक उनसे किसी दूसरे इंसान को समस्या या तकलीफ ना हो। अगर दूसरे इंसान को समस्या तकलीफ हुई तो हमारा मौलिक अधिकार घटाकर कम कर दिया जाएगा। वो क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि मानते हैं कि हमें कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ना कि किसी के घर में घुसकर बाइक चलाएं, साइकिल चलाएं, किसी के आंगन में जाके साइकिल चलाएं। तो ये फ्रेंड्स फिर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, क्योंकि उसको भी राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लिबर्टी है, तो ये सब उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो हमारे मौलिक अधिकार तब तक ठीक हैं जब तक हम उसका सही उपयोग करें, जब तक वह असंगत नहीं है तब तक मौलिक अधिकार ठीक हैं। अगर असंगत होते हैं तो उनको घटाकर कम कर दिया जाएगा, उसके लिए हमें दंडित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे मौलिक अधिकार तब तक ठीक हैं जब तक वो असंगत ना हो, उनसे किसी दूसरे व्यक्ति को समस्या ना हो। आर्टिकल 13 में आगे फ्रेंड्स कहा गया है प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो टर्म हम याद रखेंगे। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान निर्माण के पहले का संविधान। एक्चुअल में वो सारे नियम कानून प्री कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आते हैं जो संविधान निर्माण, यानी कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उससे पहले जितने भी नियम कानून थे भारत में वो सारे लागू रहेंगे, बशर्ते कि उनसे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। वो सारे नियम कानून जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं वो सारे लागू रहेंगे संविधान निर्माण होने के बाद भी। पहले के कानून जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आईपीसी, पूरा आईपीसी संविधान निर्माण के पहले का है, ये किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है, इसलिए आईपीसी को हम अभी भी फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 तलाक। 3 तलाक की अगर हम बात करें, पर्सनल लॉ सभी धर्मों के लिए कानून अलग अलग है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, तो ये पर्सनल लॉ में आते हैं ये सब। तो उसमें क्या है, 3 तलाक की अगर हम बात करें तो 3 तलाक रखा गया उसमें, तो ये भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आएगा एक तरह से। लेकिन समस्या हुई ना, 3 तलाक वाला केस जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में तो उस टाइम पे इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था। ये नियम तो है पहले का प्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लागू तो रहेंगे सब कुछ, लेकिन किसी के मौलिक अधिकारों का हनन तो ना हो। लेकिन इससे महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उसमें अभी तलाक हसन, तलाक बिद्दत, 2 तरह के तलाक हैं। तलाक बिद्दत को खत्म कर दिया गया क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है महिलाओं के, क्योंकि सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोलने से किसी के पूरे जीवन तो बर्बाद हो गया ना एक महिला का, तो उसके मौलिक अधिकारों का तो हनन हुआ। इसलिए ये मौलिक अधिकारों का हनन करता था, इसलिए इसको खत्म किया गया। एक और एग्जाम्पल, एजुकेशन लॉ भी आया। पहले एजुकेशन लॉ चलता था जिसके तहत दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलितों को क्लास में बैठकर पढ़ने नहीं दिया जाता था। एजुकेशन लॉ में ये साफ साफ लिखा हुआ था, उसको भी खत्म कर दिया गया क्योंकि ये दलितों के मौलिक अधिकारों का हनन है। सबको राइट टू इक्वलिटी है, सबको समानता का अधिकार है कि वो पढ़ें साथ में, तो इस तरह से ये भी मौलिक अधिकारों का हनन करता था, इसलिए इसको भी खत्म कर दिया गया। तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशन है। कहा गया है कि संविधान निर्माण के पहले के वो सारे नियम कानून लागू रहेंगे जो कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना करें, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो उनको खत्म कर दिया जाएगा, वो लागू नहीं रहेंगे। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है संसद संविधान निर्माण होने के बाद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो संसद को भी रोका गया है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी संसद जो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करे। तो ये था प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 13 में अल्पीकरण है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सब आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।